नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। दर्शकों, जब शरीर बीमार होता है तो उसकी पहचान करना आसान होता है, लेकिन जब मन बीमार होता है उसे पहचान पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका। डॉक्टर मोनिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मानसिक रोग होता क्या है, इसे किस तरह परिभाषित किया जाता है? मानसिक रोग मूलतः मन से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, जिसमें व्यक्ति के सोचने, समझने और व्यवहार करने में परिवर्तन आ जाता है। बेसिकली यह मन से जुड़ी हुई वो समस्या होती है जो व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। अच्छा, इसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं? अगर हम मानसिक रोग के लक्षणों की बात करें तो सबसे पहला जो लक्षण होता है वो नींद की समस्या आने लग जाती है। व्यक्ति को सोने में परेशानी होती है, अचानक से रात में नींद खुल जाती है। दूसरे अगर हम लक्षण की बात करें तो व्यक्ति जिस काम को पहले करता था, जिस काम को कोई उसका हॉबी हो सकता है, किसी चीज़ में पहले इंटरेस्ट होता था, रुचि होता था, उसमें कमी आने लग जाती है। लोगों से मिलने जुलने में कमी कर देता है। अपना काम जो करता है, जो ऑफिस का काम हो या घर का काम हो, उसमें कमी करने लग जाता है। उसका खाने पीने में और दैनिक जीवनचर्या को प्रॉपर फॉलो करने में दिक्कतें आने लग जाती है। अच्छा, जैसे मानसिक रोग में नींद नहीं आना और कभी-कभी व्यक्ति अकेला रहता है और अधिक रोने लगता है या अत्यधिक चिंता करने लगता है, क्या उसे भी हम इसी मानसिक रोग के लक्षण में गिन सकते हैं? जी बिल्कुल गिन सकते हैं, पर यह निर्भर करता है कि बार बार रोना और बहुत ज़्यादा मूड में बदलाव होना या चिंता करना कहीं ना कहीं इसके मानसिक रोग के लक्षण हो सकते हैं। तो ये देखना पड़ता है क्या व्यक्ति को किसी तरह का कोई भावनात्मक आघात तो नहीं पहुंचा है, क्या वह तनाव में है तो नहीं है, क्या उसे चिंता तो नहीं है जिसके कारण से वो बार बार रो रहा है, कुछ ऐसा अप्रिय घटना हुआ हो या फिर उसके कोई प्रियजन की मृत्यु हो गई हो जिसके कारण से वो याद कर रहा है और कहीं ना कहीं वो बार बार रोना चालू कर दिया है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप ओवर थिंकिंग की या बार बार सोचने की बात कर रही है, हो सकता है उनके साथ जो घटना घटित हुआ है बार बार फ्लैशबैक हो रहा हो, रिकॉल हो रहा हो, जो कहीं ना कहीं उसकी दैनिक जीवनचर्या को और उसकी मानसिक अवस्था को प्रभावित कर रहा हो। क्या मानसिक रोग शरीर को भी प्रभावित कर सकता है? जी बिल्कुल, मानसिक रोग शरीर को भी प्रभावित करता है और दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। शरीर और मन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर किसी व्यक्ति को शारीरिक नुकसान होता है, शारीरिक चोट लगता है तो मानसिक रूप से परेशान होते हैं। सेम वैसे ही अगर किसी व्यक्ति को मानसिक रोग है, तनाव है, चिंता है, किसी अन्य तरह का मानसिक रोग है तो उसके शारीरिक लक्षण भी होते हैं और उसके शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति बार बार सोच रहा है, चिंता कर रहा है, तनाव में है तो उसका हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाता है, भूख में परिवर्तन हो जाता है, उसको नींद की समस्या होने लग जाती है। तो इस तरह से शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं और लगातार अगर ये समस्या बनी हुई है, तनाव में है, चिंता में है तो वो हार्ट डिसीज़ के भी या हृदय से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती हैं। जी जी। मानसिक रोग किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, यह मानसिक रोग जो है किसी भी उम्र के लोगों में हो सकता है या बच्चों में भी हो सकता है, एडल्ट में भी हो सकता है और बूढ़ावस्था में भी हो सकता है। ये समस्याएं लेकिन अलग अलग स्तरों में अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग होती हैं। जैसे बच्चों में अगर चिंता विकार होता है तो उसका चिंता विकार जो होगा वो जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके तुलना में अलग होगा। जो मध्यम वर्ग का चिंता विकार है वो अलग होगा, जो बुढ़ावस्था का चिंता विकार है वो अलग होगा। तो यह उसकी उम्र के हिसाब से और अर्ली ऑनसेट होता है, हम साइकोलॉजी में जो पढ़ते हैं उसके हिसाब से अलग अलग होता है। जी। मानसिक रोग के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? मानसिक रोग के शुरुआती लक्षण की अगर हम लोग बात करें तो भूख में कमी आ जाती है, नींद की समस्या उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति जिस काम को पहले करता था, जिस काम को करने में उसको खुशी मिलती थी, आनंद मिलता था, उसको करने में कमी हो जाती है। लोगों के साथ और सामाजिक संपर्क जो है उनका टूट जाता है। जो भी काम कर रहा है, ऑफिस वर्क कर रहा है, परिवार का देखभाल कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आने लग जाती है। तो इस तरह की जो लक्षण है जिससे हम पहचान सकते हैं। जी। अच्छा, जैसे बेवजह डरना और नींद ना आना, चिंता करना, इसे भी मानसिक रोग के लक्षण में गिना जा सकता है? जी बिल्कुल, इसको मानसिक रोग के लक्षण में गिना जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार किसी चीज़ को लेकर के या छोटी छोटी समस्या और छोटी छोटी बात को लेकर के सोच रहा है तो कहीं ना कहीं वो ओवरथिंक कर रहा है, ज़्यादा सोच रहा है एक नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में। इसके अलावा जो नींद की समस्या है तो कहीं ना कहीं वो शुरुआती लक्षण है उसके और ये इसका संकेत है व्यक्ति किसी दिन से सोया नहीं है या बहुत जल्दी सो करके उठ जा रहा है
तो उसके अलावा बहुत ज़्यादा रो रहा है, अचानक से बिना बात के भी, बिना कोई कारण के रो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इसके लक्षण है। डॉक्टर मोनिका, फोबिया के संबंध में मैं आपसे विस्तार पूर्वक जानकारी चाहूँगी। फोबिया एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो व्यक्ति में इरेशनल फियर, अकारण और अतार्किक, इलॉजिकल तरीके से डर पैदा करती है, जो व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी को, जो उसके जीवन है दिन प्रतिदिन का, उसको डिस्टर्ब करती है, उसको प्रभावित करती है। यह एक तरह का चिंता विकार होता है और यह किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो फोबिया भी 3 तरह के होते हैं। जैसे कि एक पहला होता है एगोराफोबिया, इसको बोलते हैं, जहाँ पर लोगों को पब्लिक प्लेसेस में, खुली जगहों में जाने से डर लगता है। जैसे कि बस है, ट्रेन है या मार्केट है, वहाँ जाने में उसको डर लग जाता है। यह डर बहुत ज़्यादा होता है जहाँ पर वो अपनी जीवनचर्या को भी सीमित कर लेता है। अगर मैं सोशल फोबिया की बात करूं तो लोगों के सामने बात करने में, लोगों के सामने मिलने जुलने से वो हिचकिचाहट पैदा होती है, उसके मन में बहुत ज़्यादा डर उत्पन्न हो जाता है और उसको अवॉइड करना चालू कर देता है। तीसरी तरह की फोबिया की अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिक फोबिया इसको बोलते हैं, जहां पर किसी स्पेसिफिक जगह से, स्पेसिफिक चीज़ों से, स्पेसिफिक किसी विशेष परिस्थिति, स्थिति या चीज़ों से डर लगना चालू हो जाता है। जैसे कि लाल रंग से डर हो सकता है, खून का डर हो सकता है, ऊंचाई का डर हो सकता है, या लिफ्ट में जाने से डर लग सकता है, अंधेरे में डर लग सकता है, पानी से डर लग सकता है, या किसी विशेष प्राणी से डर लग सकता है, जैसे कि बिल्ली से डर लगना, कुत्ता से डर लगना। तो ये स्पेसिफिक फोबिया होते हैं। बेसिकली 3 तरह के फोबियाज होते हैं जिसमें व्यक्ति को अचानक ही और अकारण डर लग जाता है, जो उसके जीवनचर्या को प्रभावित करती है। इसका इलाज किस तरह से किया जाता है? फोबिया का इलाज अगर सीवियर डिपेंड करता है। अगर सीवियर कंडीशंस में है तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जैसे कि होता है, जो प्राथमिक उपचार देना होता है, मेडिकेशन, वो ज़रूरी होता है। उसके अलावा इसमें थेरेपीज़ होती हैं, साइकोथेरेपीज़ होती हैं, जैसे कि CBT बहुत फेमस है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, और एक्सपोजर थेरेपी। किसी को अगर ऊंचाई से डर लगता है या स्टेज में जाने से डर लगता है या लिफ्ट में जाने से डर लगता है, तो उसको एक्सपोजर कराया जाता है उस सिचुएशन से, जिससे कि धीरे धीरे उसका डर ख़त्म हो जाए और वो अच्छा से परफॉर्म कर सके। जी। अच्छा, आज की युवा पीढ़ी जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो रही है, इसका मुख्य कारण क्या होता है? ये बहुत गंभीर समस्या है। अगर हम आज के दौर में देखें तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं कि आजकल अगर हम देखें तो सोशल मीडिया की अगर हम लोग बात करें तो वो भी बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि दो पक्ष हैं, उसकी भी एक सकारात्मक प्रभाव है और दूसरा नकारात्मक प्रभाव है। लेकिन ज़्यादातर अगर हम लोग देख रहे हैं तो किशोरों में जो चीज़ें हो जा रही है, जो मोबाइल एडिक्शन, गेमिंग को लेकर के हो सकता है आजकल, जो मोबाइल एडिक्शन को लेकर के, जो गेम्स को लेकर के, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं वो एडिक्शन है, लत हो जा रहा है, जो कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता को सीमित करते जा रहा है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रीज़न है इसका। दूसरे अगर हम बोले तो आजकल के युवा जो है नशे की ओर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की नशा की आदत में लग गए हैं, ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उसको उसके मन में उसकी मानसिकता को सीमित कर रहा है और कहीं ना कहीं मानसिक बीमारियां भी उत्पन्न करते जा रही है। उसके अलावा अगर फैमिली में इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं निर्भर करता है। पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गया है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक रीज़न है जिसके कारण से उसको प्रॉपर केयर जो मिलना चाहिए, जो अटेंशन मिलना चाहिए पेरेंट्स का या घर में जो भी फैमिली मेम्बर है उसका, वो भी एक रीज़न है। और अगर हम बात करें तो उसका पीयर रिलेशनशिप, उसका लोगों के साथ मिलना जुलना कैसा है, किस तरह से वो लोगों के साथ रह रहा है, उसका संगति कैसा है, किस तरह के लोग हैं जिनसे वो मिल रहा है। स्कूल एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, कहीं स्कूल में बुलिंग तो नहीं है, कोई इसको चिढ़ा तो नहीं रहा है, या टीचर्स का बिहेवियर कैसा है, क्लासमेट्स का बिहेवियर कैसा है। तो ये चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं उसको डिप्रेशन की ओर ले जा रही है। जी बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है? बाइपोलर डिसऑर्डर एक तरह का सीवियर मेंटल डिसऑर्डर हम कह सकते हैं। 2 पोल की हम बात करते हैं बाइपोलर, जैसे कि एक ऐसी मनोस्थिति होती है जहाँ पर व्यक्ति एक टाइम होता है जिसमें बहुत ज़्यादा उन्माद में रहता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करता है। एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर वो बिल्कुल उदास हो जाता है। तो एक स्थिति जहाँ पर वो बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहा है और एक स्थिति जहाँ पर बिल्कुल उदास महसूस कर रहा है। तो ये एक उसके लक्षण होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और बेसिकली इसमें 3 फेजेस होते हैं। मेनिया का होता है जहाँ पर व्यक्ति, जैसे हम उन्माद की बात करें, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा, अपने आप को कुछ ऐसा महसूस करेगा जैसे कि वो खुद ही भगवान है। तो इस तरह की मेनिया की चीज़ों में सिम्टम्स होते हैं। और बहुत ज़्यादा खर्च, एक्सपेंसिव मूड में होता है, बहुत खर्चे, अनावश्यक खर्चे स्टार्ट कर देता है, चालू कर देता है। डिप्रेशन की बात करें तो उदास रहेगा, किसी से मिलना जुलना नहीं करेगा, चुपचाप रहेगा, अकेले रहना पसंद करेगा, कोई आ रहा है कोई जा रहा है उसको कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरह के लक्षण होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं।
दो तरह के होते हैं, एक तो ज़्यादा ऊर्जावान रहेगा और कुछ समय में एकदम लो फील करेगा। तो इसका इलाज किस तरह से किया जाता है? बाइपोलर डिसऑर्डर ये भी वही चीज़ें हैं, कंडीशन कैसा है पेशेंट का, उसका बीमारी का गंभीरता कितनी है। अगर बीमारी गंभीर ज़्यादा है तो उसको हम पहले फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट से, मेडिसिन से स्टार्ट करेंगे जिससे कि वो नॉर्मलाइज हो जाए। उसके बाद हम जो है थेरेपी में आते हैं, काउंसलिंग पार्ट है या साइकोथेरेपी है, जहाँ पर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हम उसको दे सकते हैं। और थेरेपी तभी काम करती है जब व्यक्ति नॉर्मल अवस्था में हो या थोड़ा सा मॉडरेट स्थिति में हो। अच्छा, बच्चों में मुख्य रूप से कौन सी मानसिक समस्याएं देखने को मिलती हैं? बच्चों की अगर हम लोग बात करें तो एंग्जाइटी, चिंता विकार भी बच्चों में होता है और उसके अलावा अवसाद भी है। और जैसे कि हम पहले डिस्कस किए हैं कि कहीं ना कहीं इसमें अलग होता है उम्र के हिसाब से, तो ये भी लक्षण होते हैं। उसके अलावा हाइपर एक्टिविटी, ADHD हम जिसको बोलते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होता है, जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर शो करेगा, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहेगा, या तो किसी भी चीज़ में, या पढ़ाई हो गया या पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं उसमें फोकस बिल्कुल भी नहीं करता है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होते हैं जिसमें व्यक्ति या बच्चा जो होता है किसी से आंख मिलाकर के बात नहीं करता है, अपनी एक अलग दुनिया बना करके रहता है। समाज में या बाहर क्या हो रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। फ्रेंड सर्कल भी उसकी या पीयर ग्रुप होता है वो भी बहुत सीमित होता है। इस तरह के लक्षण होते हैं। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें तो भी होते हैं, मंद बुद्धि, जिसमें बच्चा जो होता है वो अपना काम खुद से नहीं कर पाता है, पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है। तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा कंडक्ट डिसऑर्डर्स होते हैं जहाँ पर जो बच्चा होता है वो पेरेंट्स की बात नहीं सुनता है, पेरेंट्स अगर कुछ बोल रहे तो उसका उल्टा जवाब देता है। एक तरह के अनुशासनहीनता की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है बच्चों में। अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के लिए इलाज भी अलग तरीके से होता है क्या? हाँ जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। और अलग अलग उम्र के हिसाब से मेडिकेशंस भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि सबका बॉडी अलग अलग होता है। तो किसी को कोई मेडिसिन सूट कर रहा है, किसी को कोई। ज़्यादातर अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों, छोटे उम्र के बच्चे जैसे 4 साल 5 साल के बच्चे आ रहे हैं, तो साइकेट्रिक मेडिसिन देना उनके लिए थोड़ा रिस्क जैसा हो जाता है, क्योंकि इतने छोटे बच्चों का मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। तो उनको पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि परेशानी क्या हो रही है। कहीं पेरेंट्स के साइड से तो परेशानी नहीं हो रही है, कहीं घर का एनवायरनमेंट सही तो नहीं है, तो उसके हिसाब से हम उसके व्यवहार को बदलने की कोशिश करते हैं काउंसलिंग के ज़रिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है बच्चा, बहुत एग्रेसिव हो रहा है, तो हम उसको नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ सिरप या मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं। अगर मध्यम वर्ग का है या वृद्धावस्था का है तो उसके प्रॉब्लम के हिसाब से, गंभीरता के हिसाब से उसको दवाइयाँ शुरुआत करते हैं। काउंसलिंग की भूमिका कितनी अहम रहती है इसमें? जैसे दवाइयों का असर होता है, दवाइयाँ जितनी ज़रूरत होती है वैसी ही काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। और दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर कोई व्यक्ति इलाज करवाता है तो बहुत जल्दी असर हो सकता है, क्योंकि मेडिसिन जो होते हैं वो फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आपको चिंता हो रहा है, चिंता के कारण से जो घबराहट हो रहा है, आपको नींद की समस्या हो रही है, बेचैनी हो रहा है, उसको मेडिसिन सपोर्ट करता है। लेकिन जो डेली लाइफ स्टाइल है उसको, या थॉट्स के पैटर्न्स को चेंज करने के लिए, क्योंकि नकारात्मक विचार आ रहा है, नकारात्मक विचार क्यों आ रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि मेडिसिन थॉट्स को नहीं चेंज कर सकता है, ना ही थॉट्स को बदल सकता है और ना रोक सकता है। थॉट्स के पैटर्न्स को चेंज करने के लिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पर व्यक्ति की इरेशनल या अतार्किक विचार को तार्किक विचार में बदला जाता है। जी, अच्छा डॉक्टर, मैं ये जानना चाहूँगी कि मानसिक रोगियों के लिए कितना अहम होता है योग और ध्यान? योग और ध्यान अपने आप में भी बहुत व्यापक शब्द है और ये बहुत ज़रूरी है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को बार बार चिंता का समस्या हो रहा है या व्यक्ति उदास है, तो उसके हिसाब से उसके जैसे योग में भी अलग अलग आसन होते हैं। आपको अगर डिप्रेशन है तो उसके लिए अलग आसन होंगे, तनाव में है तो उसके लिए अलग आसन है, कोई बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, उसके लिए अलग योगा और प्राणायाम होगा। तो ये भी बहुत भूमिका निभाते हैं व्यक्ति के जो हार्मोन होते हैं ब्रेन से, जो केमिकल रिलीज होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिक रोग का एक कारण ये भी है कि ब्रेन में जो केमिकल इम्बैलेंस होते हैं। तो योगा है और जो प्राणायाम है, मेडिटेशन है, कहीं ना कहीं उस हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है। मूड जो है या मनोदशा है उससे कहीं ना कहीं बदलाव होता है और बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा है। कई बार लोगों को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, तो उसके लिए मेडिटेशन और प्राणायाम है जो मन को शांत करता है। प्राणायाम एक लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, जिससे ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा होता है और कहीं ना कहीं जो उसको सांस लेने में कठिनाई होती है उसमें धीरे धीरे कमी आने लग जाती है। मन को शांत करेगा और कहीं ना कहीं मूड को भी स्टेबलाइज करेगा, तो इसकी इम्पोर्टेंस है।
और अगर इसको व्यक्ति करता है तो बहुत जल्दी रिकवर हो सकता है। जी, क्या मानसिक रोगी पूरी तरह से ठीक हो सकता है? यह कहना पूरी तरह से उचित नहीं है, क्योंकि यह डिपेंड करता है और यह निर्भर करता है कि मानसिक रोग किस तरह का मानसिक रोग है, किस तरह का बीमारी है और कितनी गंभीर है और उसका इलाज कब से शुरू किया गया है। कुछ ऐसे बीमारी होते हैं, मानसिक रोग होते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, जिसको कम समय में या एक प्रॉपर ड्यूरेशन का मेडिसिन लेने के बाद ठीक किया जा सकता है। कुछ मानसिक बीमारी जैसे कि सिजोफ्रेनिया है और बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, जिसके कुछ लक्षण को कम किया जा सकता है जिससे व्यक्ति सामान्य जिंदगी जी सके, उसके लक्षण में कम किया जा सकता है। कुछ मानसिक बीमारी ऐसी होती है जिसको जीवन भर मेंटेन करना पड़ता है, जीवन भर मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो यह डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम या मानसिक बीमारी किस तरह का है, उसकी गंभीरता कितनी है और इलाज कब से किया जा सकता है। जी, परिवार में अगर कोई मानसिक रोग से पीड़ित है तो परिवार के सदस्यों को कैसा व्यवहार करना चाहिए उस पीड़ित व्यक्ति से? मानसिक रोग अगर किसी व्यक्ति को किसी परिवार में है तो परिवार की भूमिका बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो मानसिक रूप से व्यक्ति सफ़र कर रहा है सिर्फ वही नहीं परेशान होता है, बल्कि जो परिवार का मेंबर है, परिवार का सदस्य है, वो भी कहीं ना कहीं भावनात्मक और उसकी जीवनचर्या से संबंधित होता है और कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होता है। तो परिवार की भूमिका इसलिए बहुत ज़रूरी है और उसके अलावा उसको सबसे पहले उसको धैर्य रखना है, उसको सहारा देना है, उसको सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपके घर में मानसिक बीमारी से संबंधित व्यक्ति है और पीड़ित है तो हम उसकी रिजेक्शन दे रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रॉब्लम है या उसकी समस्या और गंभीर होती चली जाएगी और बढ़ते चले जाएगी। तो प्रॉपर उसका केयर करना है, सपोर्ट करना है, उसको बात को बिना जज किए कि तुम तो ऐसे हो या ये चीज़ नहीं होना चाहिए, बिना जज किए उसके सुनना है। अगर उसका इलाज चल रहा है व्यक्ति का तो उसको दवाई के लिए पूछना है, प्रॉपर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के लिए पूछना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके उसको ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। मानसिक रोग में पैनिक अटैक आ जाए अगर मरीज को तो उस समय क्या किया जा सकता है? पैनिक अटैक भी एक तरह का एंग्जाइटी डिसऑर्डर है और जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होता है, बहुत पसीना आना और एक ऐसा जो लगता है कि उसका खुद से कंट्रोल हो रहा है किसी व्यक्ति का। और दूसरा एक चीज़ें होता है जहाँ पर उसको फियर ऑफ डेथ होता है, मतलब मर जाने का डर रहता है। तो कहीं ना कहीं वो इरेशनल फियर हो जा रहा है, उसको मर जाने का डर हो रहा है। तो सबसे पहले तो परिवार का या कोई भी चीज़ें हैं, सपोर्ट सिस्टम वहाँ पर है, तो ज़रूरी हो जाता है कि उसको पहले शांत करें। और बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत लग रहा है तो तुरंत मेडिकेशंस के लिए या डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना चाहिए और तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी, मानसिक रोगों के लिए आनुवांशिक कारण किस तरह से जिम्मेदार होते हैं? मानसिक रोग में जो उसका कारण है वो आनुवांशिक कारण और आनुवांशिकता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर किसी परिवार में किसी सदस्य को ऐसा रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि उस परिवार के सदस्य को भी ऐसा होने का, और ज़्यादातर हम इसमें 3 पीढ़ियों तक का देखते हैं। और अगर हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च ये कहती है कि 40 से 80% है जो कहीं ना कहीं आनुवांशिकता है वो रोल प्ले करती है। पर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आनुवांशिकता ही मानसिक रोग का कारण है। जैसे कि अगर हम सिजोफ्रेनिया की बात करें तो 40 से 80% तक भूमिका निभाती है जो आनुवांशिकता है वो। अगर हम एंग्जाइटी की बात करें तो 30 से 40% तक भूमिका निभाती है। अगर हम अवसाद की बात करें तो 35 से 45% तक भूमिका निभाती है। बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करें तो 40 से 70% तक भूमिका आनुवांशिक जो कारण है या आनुवांशिकता है निभाती है। डॉक्टर मोनिका, मानसिक स्वास्थ्य और नशा इसका क्या संबंध है? मानसिक स्वास्थ्य और नशा का दोहरा संबंध है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है, जैसे डिप्रेशन में है, तो वो नशे की ओर जाएगा। अगर कोई व्यक्ति नशे की लत में है तो वो मानसिक रोग से भी ग्रसित हो सकता है। तो दोनों का दोहरा संबंध है। और अगर हम बात करें कि नशे के बारे में, तो कोई अगर व्यक्ति लंबे समय से नशा कर रहा है तो कहीं ना कहीं रूप से मानसिक रूप से प्रभावित होगा। अगर हम आजकल की बात करें तो नशा जैसे शराब है, शराब के अलावा भी विभिन्न प्रकार के नशा है, जैसे कि हम आजकल टैबलेट्स का नशा कर रहे हैं, मेडिसिन का नशा कर रहे हैं, गांजा का नशा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से नशा कर रहा है, अचानक से उसकी मात्रा में कमी कर देता है या फिर एकदम से बंद कर देता है, तो कहीं ना कहीं उसके हार्मफुल इफेक्ट हैं जिसको विड्रॉल सिम्टम्स हम लोग बोलते हैं, जिसमें बेचैनी होना, नींद की समस्या होना, घबराहट होना। और जब स्थिति बढ़ जाती है या कोई व्यक्ति गांजा का नशा कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें भ्रम पैदा चालू हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आत्महत्या करने की बात करे तो उस समय क्या किया जा सकता है? यह एक गंभीर समस्या है और इसको हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर
कोई व्यक्ति ऐसा कुछ सिम्टम्स शो कर रहा है या ऐसा कुछ संकेत दे रहा है, तो हमको उससे जो भी बात कह रहा है बिना जज किए, बिना कोई रोके टोके उनकी बातों को सुनना चाहिए। कहीं ना कहीं वो एक ऐसा उम्मीद में है या फिर एक ऐसा मदद के लिए है जो हमसे वो शेयर कर रहा है या ऐसा कुछ बात कर रहा है, तो उसको हमको ऐसे ही या यूं ही नहीं लेना है, उसको सपोर्ट करना है, उसको ध्यान देना है कि आप व्यक्ति कहना चाह रहा है, ऐसा क्यों कह रहा है। अगर हो पाता है हमसे तो आसपास के लोगों में या जहाँ पर वो रहता है परिवार से पूछने की कोशिश कर सकते हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, घर में सब कुछ ठीक तो नहीं है या पारिवारिक कोई समस्या तो नहीं है, व्यक्ति किसी तरह का टेंशन में तो नहीं है, चिंता में तो नहीं है, तनाव में तो नहीं है। तो ये हमको प्रॉपर उसको सुनना है, सबसे पहले बिना जज किए उसको सपोर्ट करना है, उसको ये सहानुभूति देना है कि हम मदद के लिए हैं, जो भी चीज़ें हैं फ्रीली आप बात कर सकते हैं, हम मदद के लिए हैं। और प्रॉपर उसका जो सपोर्ट है, अगर विचार आ रहा है तो हम ये कर सकते हैं। अगर उसने अटेम्प्ट कर लिया है, यानी उसने कोशिश किया है या उसके मन में कोई योजना आ रहा है या ऐसा कुछ करने की कोशिश किया है, तो तुरंत हमको कंसल्टेट करना है जो भी एक्सपर्ट है उनसे। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं, उसे किस तरह से बदला जा सकता है? जी, अगर हम देखें तो समाज में बहुत बड़ी समस्या है और कहीं ना कहीं एक रीज़न है जिसके कारण से जो प्रॉपर अप्रोच होना चाहिए या प्रॉपर हेल्थ और जो भी उनको ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए जहाँ तक उनका पहुँचना चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक देरी का कारण भी है। अगर हम समाज को देखें तो एक स्टिग्मा हम लोग बोलते हैं, कलंक जिसे बोलते हैं, सामाजिक कलंक। अगर कोई व्यक्ति मनोरोग से ग्रसित है तो सबसे पहला जो वो महसूस करते वो रिजेक्शन है और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। और तीसरा एक जो चीज़ होता है, अगर कोई व्यक्ति ग्रसित है तो वो पागल कहा जाएगा या पागलपन है, ये तो कुछ या इसका ठीक से काम करने के लायक नहीं है, इससे तो पागल है, या भेदभाव की भावना कि नहीं, अगर उसको ऐसा मानसिक रोगी है तो जो छुआछूत का बीमारी होता है ना, तो उस तरह से नहीं उसको अलग रखा जाए। तो इस तरह से जो नज़रिया है, जो कहीं ना कहीं उसके जो आत्मसम्मान है और उसके अंदर जो कुछ थोड़ा बहुत आत्मविश्वास से कुछ करने के चाह होगा, वो भी कहीं ना कहीं दब जाती है। तो जो डिस्क्रिमिनेशन है, स्टिग्मा है, रिजेक्शन है, कहीं ना कहीं कारण है जो एक उपयुक्त इलाज जो मिलना चाहिए उसमें देरी होना। डॉक्टर मोनिका, चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही बेहतर रहे? सबसे पहले तो उसका जो जीवनचर्या है वो नियंत्रित होना चाहिए, जो उसका प्रॉपर डाइट होना चाहिए, किस तरह का खान पान है वो कहीं ना कहीं वो भी निर्भर करता है। और उसका नींद, प्रॉपर नींद होना चाहिए। कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस जैसे कि योगा है, मेडिटेशन है और प्राणायाम है, इसको अपने लाइफ में, जीवनचर्या में शामिल करना चाहिए। एक चीज़ और सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं, आजकल हम देखें कि कोई भी व्यक्ति अपने मन की बातों को ज़्यादातर शेयर नहीं करते हैं या बताते नहीं हैं, तो एक ऐसा इंसान या फैमिली, फ्रेंड्स, सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जिससे वो अपनी मन की बातों को कह सके, जिससे अपनी समस्याओं का समाधान पा सके। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर कुछ गंभीर समस्या है तो जो भी उपलब्ध है, आजकल बहुत से टोल फ्री नंबर्स भी हैं, जैसे कि 14416 एक टोल फ्री नंबर है जिसमें अपनी बातों को कह सकते हैं और ऑल ओवर इंडिया से कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर उसका हेल्पलाइन नंबर है। दर्शकों, डॉक्टर मोनिका ने मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। निश्चित तौर से इससे लाभ मिलेगा। डॉक्टर मोनिका, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।